गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज लेक्चर 6 फॉर सरफेस केमिस्ट्री। आज का डेट 5 नवंबर है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं अभी। आज की क्लास में मेजर आर्टिकल अपना कोलॉइड्स वाला रहेगा। कोलॉइड्स के बारे में अपन को थोड़ा बहुत कंसेप्ट डिस्कस करना है, बट तो कोलॉइड्स से स्टार्ट करते हैं। अभी उससे पहले जो अपन ने क्या कर लिया था, तो अब तक अपन ने एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन थ्योरी कर लिया था। याद करो, मैंने बताया था सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एक मेजर आर्टिकल है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, बराबर। दूसरा मेजर आर्टिकल है कोलॉइड्स, और तीसरा मेजर आर्टिकल है इमल्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, छोटी छोटी चीजें। तो वो जो दूसरा आर्टिकल है वो भी कोलॉइड्स का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तीन तरीकों से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट और इंटर पार्टिकल, फिजिकल स्टेट और नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, शायद फिजिकल स्टेट ही डिस्कस किया था, कोई बात नहीं। तो वो चीज रिवाइज करेंगे। एंड देन सेकंड और थर्ड वाला आर्टिकल आज की क्लास में अपन को पढ़ना है। तो कोई भी चीज अगर नया आर्टिकल हम लोगों को सिखाया जाता है तो उसमें सबसे पहले उसका अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना है। फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब तक जो एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, कोलॉइड्स का डेफिनेशन ढूंढ के लाना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्न पे मैं बताऊंगा कोलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन कोलॉइड्स का क्या डेफिनेशन है और उसका पार्टिकल साइज का डायमेंशंस क्या क्या है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये जो दो चीजें ऑरेंज कलर में लिखी गई है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको सॉल्व करके आना है। डेफिनेशन ढूंढना है कोलॉइड्स का, और पार्टिकल साइज भी ढूंढना है। ये भी बताया था सरफेस केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो पैरेलली क्लास के साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ते रहे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर ग्रुप पे शेयर कर दिया था, और जहां तक मुझे याद है मैंने स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक भी पूरा शेयर किया है ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। तो टेक्स्ट बुक से टॉपिक पढ़ते रहे। दिस इज अ थियोरेटिकल चैप्टर। थियोरेटिकल चैप्टर में रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं फिर फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन। श्रीतेश, डाउट है क्या? सर मैं अभी कनेक्ट हुआ, वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, लिंक नहीं मिली थी मुझे। नेटवर्क का आगे। हाँ, लिंक लिंक लेट मिली मुझे, लिंक। हाँ, ठीक है, अभी स्टार्ट किया जस्ट। ठीक ओके। है। ओके, ये अपन जस्ट स्टार्ट कर। यार ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? कि आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू, हाथ नीचे कर लो। हाँ, अभी जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे, जल्दी ज्वाइन करेंगे, वो लोग इंडिविजुअली रिप्लाई ना करें, इंडिविजुअली बताए नहीं। जो अगर थोड़ा पार्ट मिस भी हो रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग्स भी पुट कर रहे हैं, चल रहा है, रिकॉर्डिंग पुट करने का भी काम हो रहा है पैरेलली। एंड अगर कोई आर्टिकल नहीं समझ में आता है, जैसे आप लोग 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गए और फिर आ गए और फिर कोई आर्टिकल नहीं समझा, तो वो चीज़ पूछ लेना हाथ उठा के। ठीक है। ठीक है, तो अपन अभी पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? 8 तरीकों से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन ये गलत कलर आ गया यहाँ पे। फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, और गैस इन सॉलिड और गैस इन लिक्विड। है ना? तो गैस इन गैस नहीं है अपने पास में यहाँ पे, बराबर। तो नहीं है अभी, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। तो ये चीज़ लास्ट टाइम पे बताया था, अभी भी लिखवा देते हैं। गैस इन गैस टाइप ऑफ मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और वो एक सॉल्यूशन बनाता है, कोलॉइड नहीं बनाता है। ठीक है, फिर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये भी चीज लास्ट टाइम पे बताया था। सॉल्वेंट, एब्जॉर्बेंट मीडियम जैसा। सोल्यूट, एड्सॉर्बेट जैसा, डिस्पर्जन फेज जैसा। तो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज दो अलग अलग चीज है। तो ये चीज लास्ट टाइम पे मैंने लिखवा दिया था, फिर भी मैं चाहता हूँ कि जनता ये चीज को लिख ले। जो रेड कलर में मार्क की हुई दो चीजें हैं, ऑरेंज कलर से लिखी हुई, उसको प्लीज आप लोग जल्दी से लिख लो। और ये जो टेबल 5.4 है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्लीज लर्न कर लेना, एग्जांपल्स लर्न कर लेना। ऑड मैन आउट वगैरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम और बटर, क्या ऑड मैन आउट है? तो बटर ऑड मैन आउट है, क्योंकि मिल्क और हेयर क्रीम क्या है? इमल्शन है। बटर क्या है? जेल है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑड मैन आउट के इस पे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज टेबल 5.4 अच्छे से लर्न करें। कोई डाउट हो तो हाथ उठा के पूछ लो।
चलो अब आगे बढ़े। हार्दिक को डाउट है, हार्दिक अनम्यूट, पूछिए। सर वो आइडेंटिफाई इसी टेबल से करना है ना? क्या सर इमल्शन है कि जेल वो इसी टेबल से आइडेंटिफाई करना है ना? हाँ, इमल्शन है कि जेल है, वो इसी टेबल के बेसिस पे मैंने आइडेंटिफाई करके बताया, तो इसी टेबल के बेसिस पे करना। ओके सर। ठीक है, फिर उसमें और एक चीज ये है कि जैसे दो टाइप का सॉलिड सोल है ना, सॉलिड इन सॉलिड वाला सॉलिड सोल और गैस इन सॉलिड वाला सॉलिड सोल, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है ना। दिखने में तो दोनों सॉलिड सोल है, लेकिन जेमस्टोन, प्यूमिस्टोन और फोम रबर, इसमें ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, जेमस्टोन ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि जेमस्टोन क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है, और प्यूमिस्टोन और फोम रबर क्या है, गैस इन सॉलिड है। तो ये टेबल के बेसिस पे अपन डिफाइन कर सकते हैं। हो जाएगा ये, आगे बढ़े। चलो लेट्स मूव अहेड। तो ये टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपन ने लास्ट टाइम पे। हाँ, तो ये एग्जांपल्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे, एक बार बता देते हैं। सोलर इमल्शन, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सोलर इमल्शन जो वर्ड है, ये अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, बाकी की चीजें नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर एक व्हिप्ड क्रीम के बारे में देखो। व्हिप्ड क्रीम मतलब वो जो शेविंग क्रीम रहता है वैसा वाला व्हिप्ड क्रीम रहता है, उसको व्हिप्ड क्रीम बोलो। फिर जो कॉफी के ऊपर जो फ्रॉथ जमा होता है, कैपेचिनो लाटे वगैरह ऐसी महंगी महंगी जो कॉफी रहती है, स्टारबक्स कैफे कॉफी डे वाली, उस पे व्हिप्ड क्रीम जो जमा होता है कॉफी के ऊपर, जो फोम जैसा दिखता है, फ्रॉथ जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं फोम, विच इज अ गैस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, है ना। अपने को बबल्स दिखते हैं उसमें। तो गैस जो है वो गैस क्या हो रहा है, गैस ट्रैप हो रहा है लिक्विड के अंदर। लिक्विड की फिल्म होती है, फिल्म ऑफ लिक्विड, और फिल्म ऑफ लिक्विड के अंदर ट्रैप हो जाता है गैस पार्टिकल्स। ठीक है, फिर फायर फाइटिंग फोम्स यूज्ड एट इमरजेंसी एयरपोर्ट लैंडिंग्स आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम्स। ठीक है, मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर एक्वस solids dispersed in water. Within a typical cell, protein and nucleic acids are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. ठीक है, लर्न करेंगे ये चीज। बायोलॉजी का भी एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो वो भी अपन को लर्न करना है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स क्या रहते हैं, कोलॉइड साइज पार्टिकल रहते हैं, उसका डिस्पर्जन हुआ रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। हो जाएगा ये। तो ये एग्जांपल्स अपन लर्न कर लेंगे। इस टेबल पे, इस स्लाइड पे किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, अब अपन नेचर ऑफ, क्या हो गया श्रीतेश, डाउट? सर अल्कोहल क्या रहता है? अल्कोसोल, आप बताओ क्या रहेगा। देखो, एरोसोल मतलब, एक्वासोल में क्या रहता है, वाटर का सोल बनाते हैं, हाँ हाँ, इसमें अल्कोहल का बनना। तो इसमें अल्कोहल को बनाएगा, वहां पे लिखा भी हाँ। है इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल। ठीक है, यस सर। और वो सॉरी एक्वासोल सॉरी वही है। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। अरे कोई बात सॉरी नहीं, अरे डिस्टर्ब मतलब क्लास ही है, अपना क्लास चल रहा है ना, क्लास में डाउट ओके पूछना, सर। लेकिन ओके डिस्कनेक्ट हो गए तो मत पूछना, अगर डाउट है ओके। तो पूछना। ओके ओके ओके। तो अल्कोहल अगर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको बोलेंगे अल्कोसोल। तो जैसे कुछ कुछ चीजें वाटर में डिजोल्व होती, जो चीजें वाटर में डिजोल्व नहीं होती उसको अपन जबरदस्ती डिजोल्व करते हैं और उसी को बोलते हैं कोलॉइड। तो उसको बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वासोल या हाइड्रोसोल। और जो चीजें अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे अल्कोसोल। ठीक है, प्रेम डाउट पूछो। सर फर्स्ट स्लाइड समझी नहीं सर मुझे। फर्स्ट लाइट नहीं समझी? यस बताओ सर। क्या नहीं समझे इसमें, पिछली क्लास में आए थे क्या? नहीं सर। क्यों? सर नेटवर्क के वजह से सर मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी सर इसके अच्छा, ठीक है, तो एक काम करो, अभी मैं बता देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग दोनों क्लास की सुन लेना, ठीक है। लिए। यस। प्रेम, आपको ये मालूम है सॉल्यूशन 9 टाइप के रहते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन यस सर। लिक्विड, लिक्विड। हाँ, तो जैसे वो 9 रहते हैं वैसे ही 8 रहते हैं कोलॉइड के टाइप। अब इसमें गैस इन गैस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर बना देता, उसमें कोलॉइड बनाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, यस। अब ये जो है यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है ये स्लाइड पे, तो वो जो 8 कैटेगरी है, वो कैटेगरी में डिस्पर्स्ड फेस कौन, डिस्पर्जन मीडियम कौन, वो कैटेगरी का नाम और वो कैटेगरी के एग्जांपल लर्न कर लेना। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या रहता है? तो डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम मतलब जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, और फेज मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है। तो फेज हो जाएगा अपने सोल्यूट के जैसा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा अपने सॉल्वेंट के जैसा। ठीक है प्रेम, यस सर। बस अब सर लर्न करना। अच्छा बोलो क्या हुआ। सर मतलब डिस्पर्स फेज मतलब डिसॉल्व और डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। हाँ, डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, बराबर। यस। यस सर। हार्दिक,
सर मुझे डिस्पर्जन मीडियम नहीं समझा। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट जैसा। नमक लेते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें सॉल्वेंट कौन है? पानी। पानी। अभी लिक्विड इन गैस वाला इमेजिन करो, जो फॉग दिख रहा है ना नीचे से तीसरी वाली लाइन टेबल में, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। तो क्लाउड में क्या रहता है? लिक्विड पार्टिकल रहते हैं, गैस के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसको बोलते हैं एरोसॉल, है ना? यस सर। तो गैस इन सॉलिड हो जाएगा, सॉरी सॉरी, लिक्विड इन गैस हो जाएगा एरोसॉल। तो उसमें जो गैस है वो डिस्पर्जन मीडियम है, सॉल्वेंट के जैसा, ठीक है? यस सर, अंडरस्टूड। चलो आगे। हार्दिक के घर पे सफाई चल रही है शायद। चलो ये हो गया ये वाला स्लाइड। हाँ, अभी अपन देखेंगे नेचर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। तो दो टाइप के पार्टिकल अपने को देखने को मिलते हैं, एक जो लिक्विड लविंग रहते हैं और एक जो लिक्विड हीटिंग रहते हैं। फिलस मतलब हाँ ये बताया था लास्ट टाइम पे, याद आ गया मेरे को। फिलस मतलब अट्रैक्शन, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब रिपल्शन। लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, ये दो टाइप के कोलॉइड्स अपने को देखने को मिलते हैं। सोचो ना, अभी पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स को अपन ने सॉल्वेंट में डाले हुआ है। तो सॉल्वेंट में डालने के बाद दो ही तो टाइप की चीजें रह सकती, या तो पार्टिकल की सॉल्वेंट के साथ में पटेगी, या तो पार्टिकल की सॉल्वेंट के साथ में नहीं पटेगी। अगर पटेगी, उनकी जम रही है अच्छे से अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो उसको बोलना लिक्विड लविंग, लायोफिलिक कोलॉइड्स, कंडीशन ऑफ अट्रैक्शन। और अगर दोनों की नहीं बन रही है तो उसको बोलना लिक्विड हीटिंग, उसको बोलेंगे लायोफोबिक कोलॉइड। तो फिलस मतलब अट्रैक्शन, फोबिया। कौन है भाई ये? शांति रखो थोड़ा, नहीं तो ऐसे से अनम्यूट का ऑप्शन बंद कर देंगे। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरएक्शन। जो पिछला क्लासिफिकेशन था वो तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट था, डिपेंडिंग ऑन स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरएक्शन। तो फिलस मतलब अट्रैक्शन, फोबिया मतलब रिपल्शन। एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना, इजी है ये तो। आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी अपन पहला वाला कैटेगरी देखेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो मैं बस टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ पैराग्राफ है, मैं सिर्फ रीड करूंगा और आप लोग सुनना। रीड करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, अच्छी बात है। कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सटिंग सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर विथ अ सुटेबल लिक्विड, द डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल। ऐसी चीजें जिसमें कोलॉइडल सोल बनाया, जिसमें अपन ने गम, जिलेटिन या स्टार्च, रबर लिया और एक सूटेबल लिक्विड लाया। कोई भी लिक्विड नहीं लाया, सूटेबल लिक्विड लाया जिसमें वो चीज डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व मतलब कोलॉइड फॉर्म कर ले। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा तो ही उसको लायोफिलिक बोलेंगे। तो एग्जांपल देख लो, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर विथ अ सूटेबल लिक्विड, ऐसा लिख लेना। फिर एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सोल इज दैट if the dispersion medium is separated from the disperse phase, say by evaporation, the soul can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. लॉजिकल है, अगर पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से दूर करेंगे और दूर करके रख देंगे तो वो वापस से इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या है, दिस सोल्स आर रिवर्सिबल, ये भी बताया था लास्ट टर्न पे। फर्दरमोर दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड। तो ये स्टेबल रहेंगे और इनका कोएगुलेशन नहीं करवा पाएंगे। कोएगुलेशन मतलब जमा करना, उसका गट्ठा नहीं बना पाएंगे अपन। कुछ कुछ चीजों में कोएगुलेट कर सकते, जैसे ब्लड में कोएगुलेशन रहता, वो एलम लगाते हैं, फिर एलम लगाने के बाद में ब्लड जल्दी कोएगुलेट होता है, ऐसा बोलते। तो कोएगुलेशन नहीं होता लायोफिलिक कोलॉइड में। क्यों नहीं होता होगा कोएगुलेशन? वो जो पार्टिकल्स है कोलॉइड के, वो तो सॉल्वेंट के साथ खुश है ना, उनमें अट्रैक्शन है। तो अगर सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन है तो सॉल्वेंट को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। इवोपोरेशन करवा के अगर अपन ने जबरदस्ती सेपरेट कर भी दिया तो भी वो क्या हो जाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सोल। तो लर्न क्या करना है, लायोफिलिक कोलॉइड सेपरेट किया, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, रिवर्सिबल सोल बन गया और कोएगुलेट नहीं हो सकता। ये चार चीजें लर्न करना है, एग्जांपल लर्न कर लेना, आगे भी इसके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो लायोफिलिक कोलॉइड में किसी को कोई डाउट? एनी डिफिकल्टीज इन लायोफिलिक कोलॉइड्स प्लीज आस्क। नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है
लायोफोबिक कोलॉइड, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, अगला है लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड में बिल्कुल उल्टा रहेगा। लायोफिलिक में था अट्रैक्शन, इसमें है रिपल्शन। लायोफिलिक में था कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड, यहाँ रहेगा कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। वहां था रिवर्सिबल, यहाँ है इरिवर्सिबल। और क्या था वहां पे? और एक पॉइंट था, हाँ, सेपरेट किया तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता। लायोफोबिक में सेपरेट किया तो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में रिपल्शन है। कोलॉइड के पार्टिकल्स बोलेंगे जान दो, एक बार का अच्छा हो गया, कोलॉइड से अपन सॉल्यूशन से निकल गए, सॉल्वेंट से दूर चले गए, क्योंकि वैसे ही अपनी बन नहीं रही थी, वैसे ही पट नहीं रही थी। तो इसलिए वो क्या करेंगे, कोलॉइड के पार्टिकल्स, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल्स है, वो एक गट्ठा बना लेंगे, उसको बोलेंगे कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को ही पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, तो द वर्ड, तो मैं रीड कर रहा हूँ अभी, पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग। लाय मतलब लिक्विड, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग substances like metals, their sulfides, etc., when simply mixed with the dispersion medium, do not form the colloidal सोल। जब ऐसे मेटल सल्फाइड्स को अपन उसके डिस्पर्जन मीडियम से मिलाते हैं तो वो सोल, कोलॉइडल सोल नहीं बनाते, तो उसको जबरदस्ती बनाना पड़ता है। तो दीज कोलॉइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स एज डिस्कस लेटर। पता नहीं वो लेटर कब आएगा। सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स। These sols are readily precipitated or coagulated by the addition of small amount of electrolytes by heating or by shaking, and hence they are not stable। पिछला वाला कैटेगरी स्टेबल था, ये वाला कैटेगरी स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर फर्दर मोर, once precipitated they do not give back the colloidal soul by simple addition of the dispersed medium, hence these sols are also called irreversible sols। Lyophobic sols need stabilizing agent for their preservation। लायोफिलिक खुद से स्टेबल था, ये खुद से स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको क्या देना पड़ता है, इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट देना पड़ता है। तो इसमें लर्न करने वाली चीजें क्या क्या है? लायोफोबिक, लिक्विड हिटिंग, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इरिवर्सिबल सोल, दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, एंड प्रेसिपिटेट और कोएगुलेट जल्दी हो जाता। तो अब जनता को लायोफोबिक कोलॉइड में कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। जय। सर लायोफिलिक कोलाइड में हमेशा सोल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। हाँ बराबर, अपन सोच सकते हैं ऐसा। तो सोल्यूट मत बोलो, उसको डिस्पर्स फेज बोलो, सही है। यस सर, और अगर वो पार्टिकल सर भारी रहे थोड़े तो? नहीं तो कैसा रहता है कि कोलॉइड के पार्टिकल्स का एक स्पेसिफिक साइज रहता। थोड़ा भी जरूरत से ज्यादा भारी हो गया तो वो सस्पेंशन बना जाता, थोड़ा भी जरूरत से हल्का हो गया तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना जाता। आप लोग ये समझे कि कोलॉइड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पॉइंट है। याद करो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। तो वो जो कोलॉइड है वो इंटरमीडिएट कैटेगरी है। तो पार्टिकल अगर थोड़ा भी भारी हो गया तो वो सस्पेंशन बन जाएगा ना, समझ में आ जाए। सर भारी हो गया तो नीचे जाएगा ना? नहीं तो अभी आप मेरे को बताओ, एयर में जो गैस के पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे चले जाते क्या? नहीं नो जाते सर। ना, है ना। इसलिए तो एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है ना। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर गिर जाता था ग्रेविटी की वजह से तो फिर तो सिर्फ चींटियों को ही ऑक्सीजन मिलता था। मैं जो बोल रहा हूँ लॉजिकल लग रहा है? यस सर। हाँ, पार्टिकल जो भारी रहता है वो नीचे रहता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे रहता, ऑक्सीजन गैस ऊपर रहता, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल भारी है, ये मैं अग्री करता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर के जैसे नीचे गिर जाएंगे। तो वैसे ही पानी में जब अपन शुगर शुगर डिजोल्व करते तो शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती ना। ऐसा थोड़ी रहता कि नीचे का पानी ज्यादा मीठा और ऊपर का पानी फीका लगेगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से शुगर नीचे चली गई थी। मैं डिजोल्व होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बराबर है जय? सर हाँ मतलब मैं समझ गया, लायोफिलिक। हाँ रुको रुको, ये जो मैंने बोला वो समझा गया आपको? यस सर। हाँ, अभी आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मडी वाटर है। तो मडी वाटर कैसा, थोड़ी देर के बाद उसमें भी मड नीचे सेटल हो जाती। उसमें की मड थोड़ी देर बाद नीचे क्यों सेटल हो जाती? क्योंकि मड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई तो वहां सस्पेंशन बना। लेकिन कोलॉइड के केस में ऐसा नहीं है। कोलॉइड के केस में जो डिस्पर्स फेज रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता। मिल्क में जो फैट पार्टिकल्स रहते हैं
बड़े कंटेनर में मिल्क है तो ऊपर का सैंपल और नीचे के सैंपल में फैट का कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम रहेगा। उसको जबरदस्ती घुमाएंगे 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 तो फिर उससे फैट अलग से चर्न आउट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोलॉइड्स जो है इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्जन या इन टर्म्स ऑफ होमोजीनियस बिहेवियर ट्रू सॉल्यूशन जैसे है। लायोफिलिक वाले कोलॉइड्स में पार्टिकल्स नीचे की तरफ ज्यादा नहीं रहेंगे भले ही ग्रेविटी है। जय अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मतलब लायोफिलिक में हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनेगा या फिर सस्पेंशन बनेगा? नहीं, सस्पेंशन जैसा लायोफोबिक और ट्रू सॉल्यूशन जैसा लायोफिलिक। अब समझा? यस। हाँ, और उसके जैसा बोलना, ये मत बोलना कि लायोफिलिक कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन है, ये बोलना कि लायोफिलिक कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन के जैसा है। इसका रीजन क्योंकि कोलॉइड और सॉल्यूशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके जय? हाँ। यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रेम? हाँ सर, नहीं, श्रीतेज रुक जाओ। सर हाँ, सर बोलो प्रेम। सर ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के जैसा ही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के जैसा ही है। सर मतलब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाटर के मतलब ऊपर स्टेबल रहेगा और हाइड्रोफोबिक मतलब नीचे। नहीं, हाइड्रोफिलिक म्हणजे पानी के अंदर स्टेबल हाँ हाँ रहेगा। अंदर। हाँ, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी के ऊपर लेयर बनाएगा। हाँ सर मैं वही तो बोल रहा, हाँ बस ऊपर के वैसे, सरफेस से हाइड्रोफोबिक। बराबर बराबर। तो वाटर हीटिंग हाइड्रोफोबिक, कोई भी लिक्विड ले लिया तो उसको हाइड्रो की जगह लाए लगा देना, लायोफोबिक लायोफिलिक। ठीक है? यस सर। ठीक है। सो फॉर्मेशन लाइक। हाँ वो आएगा, अभी आज की क्लास में आएगा। जो आप सोप वाला पॉइंट बता रहे हैं ना, आज की क्लास में है वो। ठीक है? यस सोप सर। कैसे काम करता है ये पूरी डिटेल्स अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। श्रीतेज? हाँ सर, यहाँ पे कोएगुलेट करवाना पड़ता है, वहाँ पे कोएगुलेट अपॉप हो जाता है ना, हाँ, कहाँ पे? या लाइपोफिलिक लाइपोफिलिक में। लायोफोबिक में ऑफ ऑफ हो जाता है, लायोफिलिक में करवाना पड़ता है। हाँ क्योंकि हाँ, वहाँ पे करवाना पड़ता है, यहाँ पे वहाँ अपॉप हो कराना जाता पड़ेगा, यहाँ अपने आप हो जाएगा क्योंकि यहाँ है। हाँ अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन नहीं, नहीं है, हाँ उनको बोला कि गट्ठा बन के निकलते क्या, तो बोलेंगे चलो भागते। वहां पे हाँ अट्रैक्शन है, वो हाँ बोलेंगे जाने की गरज नहीं। ठीक है? हाँ, समझ गया। यस ठीक है। सर। सृष्टि? सर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। हाँ, स्टेबलाइजिंग एजेंट। आपने वो प्रोसेस्ड फूड वगैरह देखे है क्या? वो जो मार्केट में कैंड फूड सुना है क्या सृष्टि आपने? यस सर, प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व फूड, बराबर। तो अपने घर का जैसे अचार रहता, तो अचार में अपन नमक डालते प्रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसे जो मार्केट का अचार रहता, उसकी टेस्ट खराब लगती, उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्यों डालते हैं? ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। शेल्फ लाइफ मतलब वो जो मार्केट में रखते हैं ना, तो फिर 6-6 महीने 1-1 साल तक वो चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ होते हैं स्टेबिलाईजिंग एजेंट्स। तो क्या करना, आइसक्रीम का डब्बा लेना और आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर लिखी हुई चीज पढ़ना। उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसके अंदर स्टेबिलाईजिंग एजेंट है। क्या होता है कि अगर आइसक्रीम जो मार्केट से लाया है वो मेल्ट हो गया, लाइन गई रात भर, डीप फ्रीजर में आइसक्रीम मेल्ट हो गया, और फिर उसके बाद में सुबह लाइन आई और वो आइसक्रीम वापस फ्रीज हो गया, तो उसकी पूरी टेस्ट खराब हो जाती। उसके अंदर दो डिफरेंट लेयर दिखाई देती। दो डिफरेंट लेयर क्यों दिखाई देती? उसका जो फैट पार्टिकल्स, ये जो कुछ भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट होते हैं? क्योंकि वो लायोफोबिक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। वैसा बिहेवियर न शो करे इसलिए हम स्टेबिलाईजिंग एजेंट डालते। लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है वो बाय डिफॉल्ट लेस स्टेबल है, क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में मतलब डिस्पर्जन मीडियम में नहीं रहना है, वो मौका मिलते ही निकल जाएगा। तो वो मौका मिलते ही न निकले इसलिए स्टेबिलाईजिंग एजेंट यूज करते हैं, ताकि कोलॉइड का स्टेबिलिटी बढ़े। सृष्टि कमेंट? सर एग्जांपल्स क्या है उसके? एग्जांपल्स तो अभी एग्जैक्ट एग्जांपल्स तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर। आइसक्रीम में डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, तो उसका एग्जांपल आपको वो कार्टन के ऊपर डब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। कुछ डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रहते हैं। एक सेकेंड होल्ड करो, मुझे सोचने दो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, गूगल पे सर्च नहीं कर रहा हूँ। नहीं यार, याद नहीं आ रहा है, जाने दो। करेंगे अपन डिस्कस, एग्जाम्पल मिल जाएगा उसका। चले आगे। हाँ, तो ये हो गया, वो था सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन
attraction or repulsion with the liquid depending on attraction or repulsion with the dispersion medium. dispersion medium के साथ में attracted है तो अच्छी बात है, नहीं attracted है तो लायोफोबिक है। तो क्या हमें ये समझ में आता है कि लायोफोबिक थोड़ा थोड़ा सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता और लायोफिलिक थोड़ा थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता। मैंने सिर्फ ये बोला कि वो उनके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता, मैंने ये नहीं बोला कि वो वैसा है। कोलॉइड में और सॉल्यूशन में और कोलॉइड में और सस्पेंशन में बहुत डिफरेंस है। जो कोलॉइड है वो एक ट्रांजिशन फेज जैसा समझे, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, और उसके बीच की बाउंड्री लाइन एक नया कंसेप्ट डेवलप किया जिसको बोलते हैं कोलॉइड। Some properties of colloids are similar to solutions, some properties of colloids are similar to suspension। ठीक है, वो हो गया। अभी अपन थर्ड आर्टिकल देखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में 3 टाइप के पार्टिकल रहते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसके भी पैराग्राफ एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक गिवन है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा इसलिए क्योंकि इजी है, छोटा छोटा एक एक दो दो पैराग्राफ है, उतना उतना पैराग्राफ लर्न कर लिया, घोट लिया तो हो जाता है। तो अभी हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं देखेंगे। मैं रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज। याद है अभी मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में पहले स्लाइड में बताया कि कोलॉइड का रेंज क्या होता है, ढूंढ के लाओ, तो उसका आंसर मिल गया यहीं पे। Colloidal range is 1 to 1000 nanometer. The species thus formed are called multimolecular colloids. For example, a gold sol may contain particles of various sizes having many atoms. Sulfur sol consists of particles containing 1000 or more acid sulfur molecules. तो अभी आप एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझिए। मान लो कि अपने पास में कोई सॉल्ट है, जैसे NaCl कैसा सॉल्ट है, तो वैसा कोई एक सॉल्ट इमेजिन कर लो AB, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो AB जो सॉल्ट है उसको अपन ने पानी में डिसॉल्व किया, तो वो क्या बन गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जो AB था उसने क्या किया, उसके पार्टिकल्स जो थे, उसके एटम्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे वो एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट होने के बाद वो पार्टिकल का साइज बढ़ गया, है ना। बहुत सारे बूंदी एक साथ आ जाती है तो बूंदी का लड्डू बन जाता है, और बूंदी के लड्डू का शेप इंडिविजुअल बूंदी जैसा है। तो ऐसा यहाँ पे अपन समझे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आ जाएंगे एक साथ में, तो अब वो चीज ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहा, अब वो चीज कोलॉइड जैसा बिहेव करने लग गया। द स्पीशीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ है, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। फॉर एग्जांपल, अ गोल्ड सॉल में कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग मेनी एटम्स। गोल्ड सॉल में बहुत सारे एटम्स रहेंगे, और सल्फर सोल में थाउजेंड्स और मोर एसिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे गोल्ड में बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे एयू के एटम के, और सल्फर वाले सोल में सल्फर का मॉलिक्यूल एसिड रहता है, क्राउन स्ट्रक्चर आपने सुना होगा। तो एसिड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बनाते हैं। समझा ये? कोई डाउट होगा तो हाथ उठाओ। श्रीतेज अनम्यूट। इसमें कितने भी मॉलिक्यूल रह सकते हैं, क्या इनफाइनाइट भी रह सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट नहीं मतलब कैसा रहता है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पार्टिकल्स एक साथ आते ही नहीं कभी भी। मतलब वो इतना बड़ा गोला नहीं बनेगा कि अपने को अपनी आंखों से दिखे, है ना। तो फिर वो इनफाइनाइट नहीं कंसिडर करेंगे अपन उसको। मतलब हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो इतना बड़ा भी नहीं बनेगा कि सस्पेंशन में चला जाए। जैसे ट्रू सॉल्यूशन है ना, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जमा होंगे। अब जमा होगे, कितने जमा होंगे, थोड़े से जमा हो जाएंगे, थाउजेंड्स एंड लैक्स, जिससे कि बड़े बड़े पार्टिकल्स बने। अब वो बड़ा पार्टिकल भी एक बड़ा पार्टिकल नहीं बन रहा है ना। ऐसे ऐसे सोचो, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये रियल लाइफ सिचुएशन से मैच नहीं करेगा, तो इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सुने। मान लो अपने पास में मट्टी है और मट्टी को पानी में डाला, तो मट्टी कैसे डिसॉल्व होती, तो पानी में डालने के बाद डिसॉल्व होने की जगह मट्टी के छोटे छोटे गोले बन गए, और वो गोले पानी में तैर रहे हैं।
उसको बोलना मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो रादर देन हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड रादर देन हैविंग मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, वी आर हैविंग फ्यू बिग पार्टिकल्स। We are not having one big particle, we are having many few particles, sorry few big particles। 1,00,000 पार्टिकल थे तो उससे 10,000 पार्टिकल बन गए, मतलब 10,000, 1,00,000, 100 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन गया, और ऐसे 10,000 पार्टिकल पानी में तैर रहे। तैरना जरूरी है, सेटल डाउन बोला तो सस्पेंशन बन जाएगा, उसका तैरना जरूरी है। तो ये हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी है ये भी, सिर्फ इमेजिन करना है, लर्न करना है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड देखते हैं। अब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशंस इन विच द रेंज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मे बी इन द कोलॉइडल रेंज। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद ही बड़ा है। पिछले केस में क्या था, मॉलिक्यूल छोटा था तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ले लिए। इस केस में क्या है, मॉलिक्यूल खुद ही बड़े साइज का है, और उसको अगर अपन डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद में वो पार्टिकल्स खुद ही कोलॉइड बन जाएगा। सच सिस्टम्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। दीज कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल and resemble true solutions in many respects. Examples of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins and enzymes, and those of man-made macromolecules are polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, etc. Examples learn कर लेंगे अपन। ये सारी चीजें चैप्टर 15 है पॉलीमर्स, उसमें अपने को पढ़ाई जाएगी। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल खुद ही बड़ा है। तो अपन को एक चीज समझ में आ रही होगी, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे, सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत ही बड़े, और कोलॉइड के पार्टिकल का साइज मीडियम। अब अगर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है तो बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे तो कोलॉइड बन सकेगा, या फिर कोलॉइड बनने के लिए इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज बड़ा ले लो। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज बड़ा ले लो मतलब बात हो गई मैक्रोमोलिक्यूलर की, और बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स ले लेंगे एक साथ तो उसको बोलेंगे मल्टीमोलिक्यूलर। मल्टीमोलिक्यूलर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए, मैक्रोमोलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है उसने कोलॉइड बनाया। अब ऑब्वियस बात है कि एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, हजारों मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन वो हजारों मॉलिक्यूल को एक साथ गट्ठा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मॉलिक्यूल का अपना खुद का साइज बड़ा है। ठीक है, इजी है ये। तो मैक्रोमोलिक्यूलर में कोई डाउट, एनी डिफिकल्टीज इन मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स? नहीं है, ठीक है। तो अभी ना 2 पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, आप लोग ओन वर्ड्स में लिखो। ये जो है ये नोट्स लिखवा रहा हूं मैं, छोटा सा थ्योरी का पॉइंट लिखवा रहा हूं, ऐसा लिख लो। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ आकर थोड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं जिससे कोलॉइड फॉर्मेशन होता है। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ आकर थोड़े बड़े पार्टिकल बनाते हैं। देखो थोड़े बड़े बोला मैंने, बहुत बड़ा नहीं बोला, थोड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं जिससे कोलॉइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट लिखना, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में वो पार्टिकल खुद ही बड़ा रहता है बाय डिफॉल्ट, उसकी वजह से ही कोलॉइड बन जाता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में वो पार्टिकल अपने आप ही बड़ा है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यूनिट 15, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू यूनिट 15। पॉलीमर पढ़ेंगे अपन बाद में, तब कर लेंगे वो। ठीक है भाई, इजी है ये। तो क्लासिफिकेशन का पहला कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द फेज, उसमें है 8 आर्टिकल। क्लासिफिकेशन का दूसरा कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसमें है 2 आर्टिकल। एंड तीसरा कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, उसमें है 3 आर्टिकल। उसका सेकंड आर्टिकल स्क्रीन पे दिख रहा है। श्रीतेज, सर आपने बोला कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, ऐसे बोला ना? हाँ मल्टीमोलिकुलर में ऐसे ही बोला, बराबर। मतलब दूसरे मतलब एक पार्टिकल को बनाते
अलग पार्टिकल से एक पार्टिकल बनाते हो, ऐसे बोला ना आपने? मैंने बोला सेमी पार्टिकल बनता है। श्रीतेज मेरे को बताओ बूंदी का शेप क्या रहता है? हाँ, गोल। गोल, बराबर, स्फीयर रहता है। बूंदी के हाँ, लड्डू का शेप क्या रहता है? गोल ही रहता। गोल ही रहता। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो बड़ा पार्टिकल बना उसकी सारी प्रॉपर्टीज छोटे पार्टिकल जैसी ही है। हाँ, समझा? तो और इतना बहुत बड़ा भी हाँ, मत बनाना। हाँ, पर अब और किरण ने बोला कि आपने वो बूंदी का लड्डू बन गए थे पहले। हाँ, बस मल्टी मॉलिक्यूलर हाँ, में बूंदी का लड्डू का एग्जांपल लेना। अब और अब मैक्रो मॉलिक्यूलर में जो पार्टिकल है वो खुद ही बड़ा है, तो उसको पानी में डिसोल्व करने के बाद वो खुद ही कोलॉइड बना लेगा। उसको ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आके जमा होने की जरूरत नहीं रहती। एक बार अनम्यूट करके कमेंट कर दो। यस सर। हाँ, ठीक है, चलो, यस, ओके, डन। ठीक थैंक है, यू। अब अपन थर्ड वाला कैटेगरी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में थर्ड कैटेगरी है कोलॉइड फॉर्मेशन एसोसिएटेड फॉर पार्टिकल्स। तो वो इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो उसको मिसिल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मिसिल्स ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा पहले, ठीक है? तो मिसिल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, नहीं भी सुना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी का डाउट है शायद? किसने हाथ उठाया था अभी? प्रेम, डाउट पूछिए। सर मालूम है सर, माइसेल सोप फॉर्मेशन। हाँ, माइसेल सोप फॉर्मेशन, बराबर। तो मिसिल सोप फॉर्मेशन आज अभी पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है? और किसी को कोई डाउट इसमें? किसी ने हाथ उठाया था क्या? किसी को डाउट था क्या? नहीं है, ठीक है। तो मिसिल फॉर्मेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स को अपन मिसिल बोलते हैं। तो क्या होता है, जनता को ना एसोसिएटेड कोलॉइड और मल्टी मॉलिक्यूलर में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर में भी कैसे पार्टिकल एक साथ आ रहे हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड में भी नाम से ऐसा देख के लगता है ना, पार्टिकल्स आर गेटिंग एसोसिएटेड। तो देयर इज अ डिफरेंस। हम देखेंगे क्या है। देयर आर सम सब्सटेंसेस which at low concentrations behave as normal strong electrolytes, but at high concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates. तो मल्टी मॉलिक्यूलर में था कि पार्टिकल्स खुद एक साथ आ गए, लेकिन एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या है, जो पार्टिकल्स है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ गया तो कोलॉइड बिहेवियर शो करेगा। तो देर आर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ट्रू सॉल्यूशन जैसा, लेकिन उसका अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, तो देखो मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के ऑरेंज कलर में अंडरलाइन कर रहा हूं, तो वो चीज कैसी बिहेव करेगी, कोलॉइड जैसी बिहेव करेगी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से वो कोलॉइड बिहेवियर शो करता है। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus formed are called as missiles. They are also known as associated colloid. अच्छी बात है। The formation of missiles takes place only above a particular temperature called Kraft temperature, definition learn करना, and above a particular concentration called as critical missile concentration. तो एक चीज समझो यहाँ पर, यदि कॉन्सेंट्रेशन CMC से कम है तो वो ट्रू सॉल्यूशन जैसा रहेगा, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा रहेगा। और यदि कॉन्सेंट्रेशन CMC से ज्यादा है तो वो चीज कोलॉइड जैसा बनेगा और उसको बोलेंगे मिसिल। तो क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक द बाउंड्री लाइन, इट इज लाइक द कट ऑफ कंडीशन। उससे नीचे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्रू सॉल्यूशन, उसके ऊपर एसोसिएटेड कोलॉइड मिसिल फॉर्मेशन। ठीक है ये चीज। ऑन डाइल्यूशन दिस कोलॉइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयन। देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है। अगर अपन डाइल्यूशन करते हैं, करो सर डाइल्यूशन करो, तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो वो चीजें वापस इंडिविजुअल आयन में चली जाएंगी, मतलब वो चीज वापस ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। फॉर सोप्स द CMC इज 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर। ये लर्न करना। मोलारिटी सुना होगा सब लोगों ने, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा मोलारिटी। तो ये जो यूनिट है ये मोलारिटी का यूनिट है। These colloids have both lyophilic and lyophobic parts. मिसिल्स में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। एक मिसिल भी क्या है, मिसिल भी गट्ठा है ना, एग्रीगेट है ना मिसिल। तो एक मिसिल में 100 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। देखो हजार लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ 100 ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसको कोलॉइड बनना है ना, ट्रू सॉल्यूशन उसको सस्पेंशन थोड़ी बनना है। तो वो चीज अपने को दिखाई देती है यहाँ पे, वो चीज हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे सरफेक्टेंट्स में, सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करो।
सर्फेक्टेंट्स आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इसीलिए सोप्स और डिटर्जेंट्स को सर्फेक्टेंट्स अपन बोलते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लो, सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट्स, ये लिख लो पहले। और सीएमसी के बारे में ओन वर्ड्स में लिख लेना। सीएमसी के नीचे ट्रू सॉल्यूशन, सीएमसी के ऊपर कोलॉइड फॉर्मेशन, एसोसिएटेड कोलॉइड, मिसिल फॉर्मेशन। एंड प्लीज गिव मी वन मोमेंट, आई विल बी बैक, प्लीज बी इन द क्लास। चले आगे अपन। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आर वी कनेक्टेड? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। चलो बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लो सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हाथ नीचे कर लो। अब जिनको डाउट है वो हाथ उठा लो। सीएमसी नया आर्टिकल होगा, तो सीएमसी के लिए किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, उस कॉन्सेंट्रेशन के नीचे ट्रू सॉल्यूशन, उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोलॉइड फॉर्मेशन। और अगर अपन डाइल्यूशन बढ़ाते हैं म्हणजे कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो सीएमसी के नीचे जा रहा है। सीएमसी के नीचे अगर जा रहा तो वो चीज को अपन कंसिडर करें ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। और सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे दो टाइप के, सोप्स और डिटर्जेंट। शैम्पू भी आता है इसमें। शैम्पू और सोप एक ही चीज होता है, मतलब अपने लिए शैम्पू और सोप में फर्क नहीं है। वो कंडीशनर वगैरह अलग रहते हो, फालतू चीजें है वो। कंडीशनर के बारे में हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहीं लिखा है, एक सेकेंड ना, हाँ यही वाला पॉइंट देखो। At low concentration they behave as normal strong electrolytes। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीजें नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसी बिहेव करेगी। मतलब अगर आपने थोड़ा सा सोप पानी में डिसॉल्व किया, थोड़ा सा सोप पानी में मिलाया, तो वो झाग नहीं बनाएगा। वो झाग नहीं बनाएगा तो वो चीज वैसे ही डिसॉल्व रहेगी। तो वो चीज, दिस इज एज गुड एज सेइंग कि जैसे शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व हो गया पानी में, तो पता भी नहीं चलेगा कि वो पानी में सोप है क्या। ठीक है, लेकिन अगर अपन उसमें थोड़ा और सोप मिलाते हैं तो फिर वो सोप लेदर करेगा। लेदर करने का मतलब मिसिल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। तो इसलिए जब अपन डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, अच्छी क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक है, वो जो ढक्कन भर के डालते हैं या चम्मच भर के डालते हैं, तो बड़ा चम्मच रहता है वो। एक बाल्टी पानी के साथ में 2-3 चम्मच डिटर्जेंट डालना, सच दैट अच्छे से लेदर हो सके। लेदर होगा, सोप का लेदरिंग होगा, मतलब ही हमें समझ में आएगा कि वहां पे मिसिल फॉर्मेशन हुआ है। हमें समझ में आएगा कि वहां पे एसोसिएटेड कोलॉइड है। हमें समझ में आएगा वहां पे क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की बात हो रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ soaps and synthetic detergent should be more than critical missile concentration। क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी वो सोप या डिटर्जेंट का एग्जाम्पल, मतलब तभी वो सोप और डिटर्जेंट अपन यूज कर पाएंगे। थोड़े से क्वांटिटी में रहा तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। प्रेम डाउट पूछे? सर
सर वो आपने अभी जो बोला वो एग्जांपल में शैम्पू और वो कंडीशनर, सर वो कंडीशनर में क्या मीन्स वो मुझे समझा नहीं सर वो शैम्पू और कंडीशनर का। मैंने सिर्फ ये बोला कि कंडीशनर के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। कंडीशनर में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज नहीं रहती। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, सफाई करने वाली प्रॉपर्टीज सोप डिटर्जेंट में रहती। तो सोप और डिटर्जेंट लर्न करना कि वो सीएमसी वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे, और जैसा सोप वैसा ही शैम्पू। शैम्पू और सोप में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए, ठीक है। यस चलो ठीक है। फिर और एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिनको डाउट है पहले तो हाथ उठा लो, पूछ लो डाउट। एक सेकेंड। प्रेम का डाउट शायद हो गया होगा क्लियर। क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ तो इसके बारे में और एक चीज मैं बताता हूँ। वो जैसे कुछ बोलते हैं ना कि ये सोप में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है और ये सोप में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है। थोड़ा पढ़ा है मैंने उसके बारे में। क्या होता है कि सोप हमारे बॉडी को कितने समय के लिए कांटेक्ट में रहता है? 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। तो उतने देर में, सिर्फ उतने ही देर के लिए सोप एक बैक्टीरिया शील्ड बना पाएगा। तो आप जो सुनते हैं ना, जैसे कि सोप की वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिली, अच्छे क्वालिटी का सोप था, है ना, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द रीजन इज कि सोप क्या करता है, जो डेड स्किन रहती है उसको रिमूव करता है, और बैक्टीरिया वगैरह जो भी वायरस वगैरह रहते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको रिमूव करता है। कोई सोप ऐसा 12 घंटे 15 घंटे तक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता। सोप जो है वो ऐसी फिल्म या ऐसी लेयर नहीं बनाता बॉडी के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी और 12 घंटे तक कुछ नहीं होगा। हाथ पे जो कचरा है वो उस टाइम पे निकल जाएगा। फिर तो पानी के साथ वो सोप भी धुल गया ना। तो पानी के साथ अगर सोप धुल गया तो वो सोप की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी पानी में चली गई। तो हाथ धोना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहाना भी चाहिए डेली बेसिस पे, लेकिन सोप यूज करने के बाद, हाथ धोने के बाद में नया बैक्टीरिया हाथ पे जमा हो सकता। 2 घंटे पहले हाथ धोया था तो वो अगले आने वाले बैक्टीरिया को भी फाइट करेगा, ऐसा नहीं रहता। इसीलिए बार बार हाथ धोते हैं, और आजकल तो बोल ही रहे कोविड सिचुएशन की वजह से बार बार हाथ धोते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। जय, डाउट पूछो। सर ये क्राफ्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहता क्या? हाँ तो क्राफ्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अपन वो रूम टेम्परेचर जैसे ही कंसिडर करके चले उसको, ठीक है। फिर आप लोगों ने फिर ये भी देखा होगा, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं ऐसा गर्म पानी में कपड़े अच्छे निकलते हैं, सुना है क्या जय? यस यस। हाँ तो फिर वो क्या रहता है कि क्राफ्ट टेम्परेचर पे मेंटेन करेंगे। तो क्राफ्ट टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, लेकिन सेम ही लेके चलना। डिफरेंट डिफरेंट सोप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मिसील के लिए क्राफ्ट टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स के लिए क्राफ्ट टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है। थोड़ा बहुत वो रेंज में अपने रूम टेम्परेचर से हल्का सा ज़्यादा आता है। और एक चीज़ ये है कि गर्म पानी में कपड़े इसलिए भी अच्छे धुलते हैं क्योंकि हॉट वाटर की वजह से क्लॉथ हल्का सा एक्सपांड हो जाता, एकदम हल्का सा। तो क्लॉथ का जो फैब्रिक है, फैब्रिक थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह चिपकी हुई थी वो तुरंत निकल जाती है। फिर साबुन भी अच्छे से डिजोल्व होता है हार्ड हॉट वाटर में। साबुन मतलब डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट लेदर्स वेल इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। द रीजन इज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है श्रीतेज। हाँ सर, आपने बोला कि अगर अपन ने सोप ये 10⁻⁻⁴ और 10⁻³ में ये कॉन्सेंट्रेशन में डाला तो वो डिजोल्व हो जाएगा। नहीं वो डिजोल्व नहीं हो जाएगा, वो लेदर करेगा। फॉर सोप्स हाँ द सीएमसीज म्हणजे इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाँ लिया हाँ तो वो चीज कोलर्ड बनेगी, इससे कम कॉन्सेंट्रेशन लिया तो वो चीज ट्रू सॉल्यूशन बनेगी, हाँ हाँ सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा, बराबर। यस सर, यस समझ गया। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और किसी को कुछ पूछना है इसमें, प्लीज पूछ लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब मिसाइल्स के बारे में ही अपने को पढ़ना है, तो मिसाइल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है मिसाइल फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये सोडियम स्टेरेट का एग्जाम, हाँ तो सॉल्ट क्या रहता है, सोप्स आर
कार्बोक्सिलिक salts of fatty कार्बोक्सिलिक सॉल्ट नहीं सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ये स्टेटमेंट लिख लो और ये डायग्राम बना लो नोटबुक में, एक्सप्लेन करेंगे अभी 1 मिनट में। चलो लिख लिया गया, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो अभी इमेजिन करो कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मालूम है ना, COH है ना, तो अपन ने पढ़ा भी है नोमेनक्लेचर में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा सुन लो। RCOH करके फंक्शनल ग्रुप रहता है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। तो RCOH का क्या करते हैं अपन, जैसे R जो है वो लॉन्ग चेन रहता है, जैसे इधर दिख रहा है ना सोडियम स्टीरेट, तो स्टीरेट मतलब 17 कार्बन की चेन, तो ये जो R है, ये R जो है इट इज सपोज टू बी वेरी लॉन्ग कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहता है, तो लॉन्ग कार्बन चेन ऐसा अपन लिखे। ठीक है, तो लॉन्ग कार्बन चेन है RCOH, उसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को हटाने का, और उसकी जगह जैसे सोडियम वगैरह लगा दिया अपन ने, सोडियम लगा दिया या फिर पोटेशियम लगाया तो भी चलता, तो CO माइनस Na प्लस, CO माइनस Na प्लस। ठीक है, तो अब ये जो चीज दिखाई दे रही है ऊपर पहला वाला डायग्राम, इस पहले वाले डायग्राम में अपन समझे कि एक है लॉन्ग कार्बन चेन 17 कार्बन एटम्स की, टोटल 18 कार्बन एटम से 17 कार्बन की चेन, और फिर कार्बोनिल ग्रुप, टोटल 18 कार्बन एटम हो गए, और आगे अपने को दिख रहा है CO माइनस Na प्लस, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप CO माइनस, और अपने को दिख रहा है Na प्लस, सो CO माइनस Na प्लस इज द थिंग विच इज प्रेजेंट ओवर दैट, सो सोडियम स्टीरेट C17H35 CO माइनस Na प्लस। क्लिक हुआ ये चीज। अब इसमें क्या है, इसमें दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो याद करो, अभी अभी जैसे प्रेम ने भी पूछा था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, वही वाली चीज है ये। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो पोलर है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक कंसेप्ट होता है, सुना होगा आपने। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पोलर रहना चाहिए, क्योंकि वाटर खुद एक पोलर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो हाइड्रोफिलिक पार्ट शुड बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब पोलर रीजन रहना चाहिए। तो देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है उसमें CO माइनस Na प्लस है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कार्बन चेन है, वो नॉन पोलर है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब अवे फ्रॉम वाटर, एंड हाइड्रोफिलिक मतलब इनसाइड द वाटर। तो सोप एक बहुत ही यूनिक मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक हाइड्रोफोबिक हेड होता, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। सो हाइड्रोफिलिक हेड is the part which helps in dissolving in water, and hydrophobic tail is the part which helps in undissolving in water। तो पानी में डिसॉल्व होने के लिए हाइड्रोफिलिक पार्ट हेल्प करता, और पानी में डिसॉल्व नहीं होने के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट हेल्प करता। ठीक है, तो ये है मिसाइल का स्ट्रक्चर। अब ये यूज कैसे करते हैं हम देखेंगे आगे की स्लाइड में, पहले इसमें डाउट है तो पूछ लो। धनबीर, अब सर, अब ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ स्टेरेट आयन, तो स्टेरेट आयन का मीनिंग क्या है? हाँ, तो जो स्टेरेट आयन है एज अ होल,
उसमें दो पार्ट्स है, तो वो कैसा रहता है कि जैसे वो पानी में डिजोल्व होता भी और नहीं भी होता। वैसे देखे तो वो डिजोल्व नहीं होता, मतलब अपन उसको इनसोल्यूबल इन वाटर बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है अच्छा क्वेश्चन है। धनवीर के क्वेश्चन का ये मतलब है कि सर फिर सोप पार्टिकल क्या है, डिजोल्व होने वाला है कि नहीं डिजोल्व होने वाला है? तो उसका आंसर है दोनों, क्योंकि वो कोलॉइड बनाने वाला है। समझ रहे हो आप? कोलॉइड वाली चीजें ठीक से डिसॉल्व भी नहीं होती और ठीक से अनडिसॉल्व भी नहीं होती। न वो शांति से सेटल हो जाता है, न वो शांति से डिसॉल्व हो जाता है, वो घूमते रहता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जैसा। तो वही चीज अपने को सोप में दिखाई देती है ना। जैसे आप ये समझो कि अपने पास रहता सॉलिड और अपने पास रहता लिक्विड, लेकिन फिर अब टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट को सॉलिड बोलेंगे कि लिक्विड बोलेंगे? बाउंड्री लाइन कंडीशन आ गई ना। तो वैसे ही सोप यहाँ पर बाउंड्री लाइन कंडीशन है, उसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक एंड है और एक हाइड्रोफिलिक एंड भी है। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है ये चीज? ओके, कोई डाउट इसमें यहाँ तक? किसी को पूछना है? नहीं, आगे बढ़े अपन। तो ये लिख लो पहले, लाइक डिजॉल्व्स लाइक लिख लो, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है और वो क्यों है। क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर रीजन को फेवर करेगा, और पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर रीजन को फेवर नहीं करेगा। इसलिए कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक और पोलर रीजन है हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसको लिख लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। चले आगे, श्रीतेज। सर लाइक डिजोल्व लाइक वाला कंसेप्ट सोप के लिए कैसे अप्लाई होता है? तो सोप डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है ना पूरी तरह से। सोप पूरी तरह से डिसॉल्व हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वो कोलॉइड बनाने वाला है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट पूरे सोप के लिए नहीं अप्लाई हो रहा, लेकिन सोप के जो दो डिफरेंट पार्ट है, एक पार्ट डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा और एक पार्ट अनडिसॉल्व रहने में हेल्प कर रहा। तो जो पार्ट अनडिसॉल्व Yes, sir. रहने में हेल्प कर रहा वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, और जो पार्ट डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा वो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। ओके, Yes, sir. Thank you. और कोई डाउट किसी को प्लीज पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो जो चीज मैंने अभी पढ़ा है उसी को स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे। लेटेस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशंस। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो ये ना सोप का डेफिनेशन है, ये सबको लर्न होना चाहिए। सोप क्या है? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड मतलब भारी वाला, 17-18 कार्बन आइटम जिसमें है वो हो गया हायर फैटी एसिड। सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मेट ऐसा सुना होगा। एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCO माइनस Na+। एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, तो CH3 CH2 16 CO माइनस Na+। जो पीछे अपन ने देखा वही ये है, ठीक है। विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी बार सोप्स। When dissolved in water, it dissociates into RCO minus and Na+ ions. The RCO minus, however, consists of two parts: a long hydrocarbon chain which is hydrophobic. Hydrophobic मतलब water repelling. और दूसरा वाला चेन है, दूसरा वाला पार्ट है पोलर ग्रुप विच इज पोलर आयनिक हेड। तो एक है हेड और एक है टेल, ठीक है। तो ये कंपाउंड को अपन ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे टेल दिखाते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट की और हेड दिखाते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट का। पोलर ग्रुप CO माइनस, एक सेकेंड, पोलर ग्रुप CO माइनस यहाँ पर है, ठीक है। और नॉन पोलर टेल, जो कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है R, वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन ये है, और ये अपना पूरा कंपाउंड है, ठीक है। ये चीज, इसमें कोई डाउट किसी को? जो पीछे एक्सप्लेन किया उसको इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, आगे बढ़े। हाँ, अभी देखो ये इसका वर्किंग देखो कैसा है। तो अपन ना अभी कपड़े धोना सीखेंगे। अभी वैसे ही कोविड का टाइम चालू है, कपड़े धोते आने चाहिए सबको, घर पे करते आना चाहिए, है ना।
तो स्टीरियट आयन है वाटर में। अभी जैसे अगर अपन वाटर में सोप डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सोप नहीं डिसॉल्व करते, अच्छी खासी क्वांटिटी में सोप अपन यूज करते हैं। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में सोप यूज करने से क्या होगा, उसका मिसिल फॉर्मेशन होगा। तो अपन देखते हैं कैसे होगा। अगर देखो कम पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं ना 3-4 पार्टिकल्स है, तो 3-4 पार्टिकल्स में देखो जो ये पोलर हेड है, मैं अलग कलर यूज करता हूँ, ये पोलर हेड जो दिख रहा है, दिख रहा है ये 4 पोलर हेड। तो ये चारों पोलर हेड की वजह से वो पानी में डिसॉल्व हो गया, लेकिन चारों नॉन पोलर रीजन की वजह से वो पानी के बाहर है। पानी के बाहर है नॉन पोलर रीजन की वजह से, और पानी के अंदर है डिसॉल्व वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये है स्टीरियट आयन का एग्जांपल। लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाए, तो बहुत सारे पार्टिकल्स आने के बाद में वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। सीएमसी से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया कि वो एग्रीगेट कर जाएगा। एग्रीगेट कर जाएगा तो ये ऐसा वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा पार्ट बन जाएगा आयोनिक मिसिल, ठीक है। तो CO माइनस और कार्बन चेन, तो कार्बन चेन जैसे अंदर की तरफ है और CO माइनस बाहर की तरफ है। आप लोग सोचो कि ये चीज ऐसा क्यों नहीं है, मतलब अंदर की तरफ मैंने CO माइनस क्यों नहीं लिखा। जैसे जो मैं C लिख रहा हूँ ना, उसको इमेजिन करो कि CO माइनस है, तो वो अपन उल्टा भी तो बना सकते थे, राइट, उल्टा भी बना सकते थे अपन। तो उसके लिए आप सोचे और आंसर देने के लिए हाथ उठाए। श्रीतेज अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को? क्योंकि वो लाइन जो है वो उल्टी उल्टी लगी। लाइन उल्टी लगी? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन है, वो जो कार्बन चेन है, वो कार्बन चेन अंदर है और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर है। मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर और कार्बन चेन बाहर क्यों नहीं है? समझा क्वेश्चन हाँ अभी? समझ गया समझ। अब सब लोग सोचेंगे इस पे। हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर, ऐसा मिसिल क्यों बना? ये जो बी वाला डायग्राम है वो आयोनिक मिसिल है, अरेंजमेंट ऑफ स्टीरियट आयंस इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर एट CMC। तो मैं उसका आंसर बताता हूँ। देखो CO माइनस को, आंसर है क्या किसी के पास? अनम्यूट करके कोई आंसर देना चाहेंगे? श्रीतेज? तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डिजोल्व करने के लिए नहीं करता, हाइड्रोफिलिक डिजोल्व करता। वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट आंसर। जो CO माइनस है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो पानी के अंदर अगर डिसॉल्व होना है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट को बाहर रखना पड़ेगा ताकि वो पानी के साथ अट्रैक्शन बना के रख सके। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और एक रीजन सोचो कि वो जो CO माइनस है, अगर बहुत सारे CO माइनस एक साथ पास में आ गए तो CO माइनस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। CO माइनस विल रिपेल ईच अदर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। निगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो इसलिए निगेटिव पार्ट्स बाहर रहेंगे, दूर की तरफ रहेंगे, और वो चीज वाटर के साथ अट्रैक्शन बना के रखेंगे, तो वाटर में ये पार्टिकल डिसॉल्व हो सकता है। मतलब कोलॉइड पार्टिकल है ना, तो वो अंदर तक बल्क के अंदर जा सकता है। तो वैसे सोप, जो थोड़ा सा सोप रखा तो वो सिर्फ पानी के ऊपर तैरेगा, लेकिन सोप की क्वांटिटी ज्यादा रखी तो वो पानी के बल्क तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा कोलॉइड बना के। और कोलॉइड का शेप ऐसा गोल, जो आप लोगों को बी वाला डायग्राम दिख रहा है। बी वाले डायग्राम का नाम भी देखो क्या लिखा है नीचे, अरेंजमेंट ऑफ स्टीरियट आयंस इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर एट CMC ऑफ सोप। तो ये एट CMC भी होता है और CMC से ज्यादा रहे तभी भी चल जाता। CMC से ज्यादा कोलॉइड, CMC से कम ट्रू सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा, जो ए वाले डायग्राम में दिख रहा है। सॉल्यूशन बना लिया उसने, और वो भी ऊपर ही तैर रहा है सिर्फ, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद में ना, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे एनिमेशन है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है, ये मैंने ब्लैक कलर में स्लाइड बनाई है। आपने देखा होगा नीचे ब्लैक बोर्ड जैसा फॉर्मेट है, तो ये ब्लैक बोर्ड वाली स्लाइड्स इसलिए है ताकि आंखों पे स्ट्रेन ना आए। लेकिन जो अगली स्लाइड्स है मैंने किसी दूसरे वेबसाइट से उठाई है, दूसरे वेबसाइट से ऐसी ये मैंने बनाई है, वो मेरी कॉपी पेस्ट वाली स्लाइड्स है, कहीं से मिली है मुझे। तो वो वाली स्लाइड्स व्हाइट कलर की है, तो अभी बैकग्राउंड व्हाइट कलर का स्टार्ट होगा। तो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग ऑल ऑफ यू। वो घर में कैसे लाइट लगा देते हैं, तो देखो ये अब व्हाइट कलर की स्लाइड आएगी। ज्यादा एनिमेशन है इसमें। और क्या गया, हाँ, ये मिसिल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। तो जो मैंने अभी सिखाया वो थोड़ा सा मैं एनिमेशन के तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले अपन, हाँ, एक सेकेंड, पहले अपन एक सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ, हम लोग अभी मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन देखने वाले हैं।
लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन. अच्छी बात है. सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCO minus Na+. एग्जांपल सोडियम स्टेरेट विच इज अ मेजर कंपाउंड ऑफ बार सोप्स. अच्छी बात है. जिसने स्लाइड्स बनाई है वो भी एनसीईआरटी से ही बनाई है. उनसे मैंने स्लाइड्स एक्सेप्ट की ली है और मैं शेयर कर रहा हूँ. तो ये सोडियम स्टीरेट पार्ट है, ये भी बता दिया मैंने. When it dissolves in water, it dissociates into RCO minus and Na+. हाँ, ये अच्छा पॉइंट है. पानी में डिसॉल्व होने के बाद में वो डिसोसिएट हो जाएगा RCO माइनस और Na+ में, सेपरेट हो जाएगा ना वो. तो फिर CO माइनस वाला पार्ट अलग रह जाएगा और Na+ पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. सेपरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है. ये है हाइड्रोफोबिक टेल जो नॉन पोलर रीजन है, और ये है हाइड्रोफिलिक हेड जो पोलर रीजन है. हाइड्रोफिलिक हेड पोलर रीजन, हाइड्रोफोबिक टेल नॉन पोलर रीजन. ये वाटर हीटिंग पार्ट है तो इसलिए ये अवे फ्रॉम वाटर रहता है. ये वाटर लविंग पार्ट है इसलिए वाटर के पास में रहता है. सो इट रिमेन्स अटैच्ड टू वाटर. इसीलिए वो जो गोला बनाया था CMC वाला, वो CMC वाला गोले में CO माइनस बाहर की तरफ है. क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन. फॉर कन्वीनियंस अपन उसको ऐसे लाइन से बना के गोला लगा के दिखा देते हैं. अब देखो पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो रहा है. RCO माइनस आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, है ना. डिसॉल्व हो रहा है सरफेस के ऊपर है क्योंकि CO माइनस ग्रुप इनसाइड द वाटर है. CO माइनस ग्रुप इनसाइड द वाटर क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है और कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होने की वजह से बाहर है. So carbon chain is outside and RCO minus group is inside the water. But at critical missile concentration, the anions are pulled together in the bulk and they degrade to form a spherical shape. समझ रहे हो. देखो फिर से बनाता हूँ. ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, बाद में खेलते रहना. कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं. CMC क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ये जो मैंने अभी रीजन पूछा था, तो निगेटिव चार्ज जो है वो वाटर में बल्क के अंदर जाने के लिए हेल्प कर रहा है, इसलिए निगेटिव चार्ज बाहर है. CO माइनस पार्ट रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. ठीक है. और क्या बोल रहा है. द एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज नोन एज आयोनिक मिसाइल. इसको आयोनिक मिसाइल बोलते हैं. अच्छा है, आयोनिक मिसाइल है, आयोनिक फॉर्म है, राइट. Similarly, in case of detergent, example sodium lauryl sulfate, the polar group is SO3 minus along with long hydrocarbon chain. तो fatty acids of carboxylic था soap और डिटर्जेंट में होता है SO3 माइनस. हेंस मैकेनिज्म सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है. हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ये दो चीजें रहने वाली है. हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ये दो चीजें रहने वाली है सोप और डिटर्जेंट दोनों केसेस में. ठीक है. तो आई होप ये जनता को समझ में आया कि कृषि CMC बना कैसे, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन हुआ कैसे, ये जनता को क्लिक हो गया होगा. और मैंने एग्जांपल भी बता दिया और वो स्लाइड्स भी शेयर कर दी. एनी डाउट्स. किसी को कुछ पूछना है. ओके. अब हम देखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. सर अभी आपने CMC तो बना दिया, लेकिन सोप अपना काम कैसे करता है ये तो पता है नहीं. सोप जो है वो डर्ट या डस्ट रिमूव कैसे कर रहा है वो हमें सीखना है. तो उसको बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. तो ये भी एनसीईआरटी से ही है. इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट अ मिसाइल कंसिस्ट्स ऑफ अ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर. द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट that soap molecules form micelle around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of the stearate ion is in the oil droplet and hydrophilic part projects out of the grease like the bristles. फिगर 5.7 देखो. तो वो जो A वाला है वो ऑयल का ड्रॉपलेट इमेजिन करो, कपड़े के ऊपर ऑयल लग गया है, वो A वाला पार्ट है. अब वहां पे क्या हुआ, जो सोप के पार्टिकल्स थे उन्होंने सोप के पार्टिकल्स ने उस ऑयल को चारों तरफ से सराउंड कर लिया, तो वो C वाले जैसे बन गया. पहले B बना फिर C वाला बन गया. तो पार्टिकल को क्लॉथ से, पार्टिकल को फैब्रिक से उठाने का काम सोप के पार्टिकल्स करते हैं. ऑयल के पार्टिकल्स को फैब्रिक से उठाने का काम सोप के पार्टिकल्स ने किया और वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ने ले लिया. ठीक है. हाइड्रोफोबिक पार्ट
इज वाटर हीटिंग बट इट हैज अट्रैक्शन टू ऑयल पार्टिकल, उसका ऑयल पार्टिकल के लिए अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऑयल पार्टिकल के लिए अट्रैक्शन है तो ऑयल के पार्टिकल्स को सराउंड कर लेगा और रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ अभी, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हियर। सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरैक्ट विथ वाटर, the oil droplet surrounded by stearate ions is now pulled in water and removed from the dirty surface. Thus, soaps help in emulsification and washing away of oils and fats. The negatively charged sheath around the globules prevent them from coming together and forming aggregates. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, वो मैं नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। The negatively charged sheath around the globules prevent them from coming together and forming aggregates. तो ये गोला है, ऐसे बहुत सारे गोले जमे रहेंगे वहां पे, तो वो गोले गोले भी तो एक दूसरे में मर्ज करके बड़ा गोला बना सकते हैं, तो वो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल ईच अदर। तो निगेटिव चार्ज शीथ, शीथ मतलब जैसे कवर जैसा, तो निगेटिव चार्ज कवर अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये चीज, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी इसकी भी एनिमेशन है अपने पास में, तो वो एनिमेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी व्हाइट कलर में। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। तो अभी हम लोग देखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये देखो, ये गंदे हाथ है किसी के, ग्रीस वाले स्टेन्स है, ऑयली पार्टिकल के स्टेन्स है, ये उसने हाथ धो लिया। आजकल कोरोना में सभी लोग हाथ धो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है वहां पे? डू यू वांट टू नो हाउ डज सोप वर्क ऑन रिमूविंग ग्रीस स्टेन? चलो बताओ। हाँ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मिसिल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। तो पहले हमने ये सीखा कि वो मिसिल कैसे बना था, फिर हम ये यूज कर रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड उसने मिसिल कैसे बनाया। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ग्रीस का स्ट्रेन है, ऐसे पार्टिकल आ गए, स्टीरियट आयन आ गया, उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा उसमें। इट लव्स वाटर सो इट विल रिमेन इन द वाटर, उसके जैसे वो घुस नहीं जाएगा, नहीं तो वो ऑयल के अंदर ही चला जाता पूरा का पूरा। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इट हेट्स वाटर सो इट विल अटैच टू द ग्रीस। ऐसे बहुत सारे आ गए, तो उसने ग्रीस के स्ट्रेन को कैप्चर कर लिए। सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरेक्ट विद वाटर, तो वो वाटर में पुल करा जाएगा। नाउ द ऑयल ड्रॉपलेट इज सराउंडेड बाय स्टीरियट आयंस इज नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द डर्टी सरफेस। हो गया रिमूव। ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरियट आयन, मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। The negative charge sheath around the globe will prevent them from coming together and forming aggregate। वही जो मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन की वजह से वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स हाथ में से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? ये वाले आर्टिकल में सोप कैसे यूज करते हैं और क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और सोप में कोलॉइड कैसे बना, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना है, वेरी गुड। अब प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, दीज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स अंडरस्टैंड। पहले कोलॉइड में क्या होता है, आप लोगों को भैया अभी होमवर्क दिया मैंने, है ना, होमवर्क में मैंने बताया कि आप लोगों को कोलॉइड का डेफिनेशन पता करके आना है और उसका पार्टिकल साइज क्या होता है पता करके आना है। तो पार्टिकल साइज तो अपने को आज की क्लास में मिल गया 1-2000 नैनोमीटर, लेकिन कोलॉइड का कंसेप्ट समझ ले, तो वहां पे लिखा भी है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोलॉइड। अब हम देख रहे हैं कि कोलॉइड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स इज बीइंग टॉट राइट नाउ। तो 3 मेथड होते हैं, केमिकल मेथड, ब्रेडिक साइड मेथड एंड पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो अपन देखेगा इसको, जनता जा रही है, ठीक है। अपन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है। हमने लेट स्टार्ट किया था लेकिन टाइम पे छोड़ देते कि पढ़ा दूं मैं, जाने दो, ये डिफिकल्ट है। नेक्स्ट टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे फ्रेश। श्रीतेज डाउट है क्या? श्रीतेज अनम्यूट, कुछ पूछना है क्या? ये सर समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है, हार्दिक अनम्यूट। सर लेक्चर की पीपीटी सेंड कर देना। हार्दिक क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो प्लीज। सर लेक्चर की पीपीटी सेंड कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेक्चर की पीपीटी सेंड कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी, वो ऑर्गेनिक वाली क्लास जो हुई थी शाम की उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है, तो वो शेयर किया है मैंने,
सरफेस केमिस्ट्री की बाकी है, तो ये आज की क्लास कर देंगे। और पीपीटीज भी ईमेल पे शेयर करते हैं। पिछला एक ईमेल गया था आई गेस 29 अक्टूबर को, उसके बाद अभी ईमेल करके मैं आई विल शेयर ऑल दी स्लाइड्स। ठीक है हार्दिक? ओके सर। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल एंड द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।